गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी जो क्लास है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको परसेप्शन के बारे में बता दिया था, मतलब प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं या उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे कि परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रत्यक्षीकरण संगठन का मतलब क्या होता है। संगठन का मतलब होता है, आपको नाम से पता लग रहा होगा, संगठित होना, यानी कि एकजुट हो जाना। तो आप जान सकते हो कि कितने जितने भी आपके सेंस ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, तो वो आप कहना मोस्टली ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक टाइम पर किसी एक चीज़ के प्रति एक ही सेंस ऑर्गन जो है वो एक्टिव रहेगा। एक टाइम पर किसी एक चीज़ के लिए 4 से 5 सेंस ऑर्गन भी काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको मेरी वीडियो सुन रही है तो केवल ये तो नहीं है कि आप कानों का उपयोग करोगे, आंखों का भी उपयोग कर रहे हो। सही, ये हो सकता है कि मेरी कोई बात सुनने पर आपको तुरंत कुछ ना कुछ मन में आए और कुछ बोलना चाहो। तो मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपके जितने भी उद्दीपक होते हैं, जितने भी स्टिमुलस होते हैं, उनके प्रति ना हमारे सारे तत्व क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, यानी कि साथ एकजुट हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षीकरण संगठन के नाम से जाना जाता है। इसको जो है प्रेग्नोस के नाम से भी जाना जाता है। जब ये सारी की सारी चीज़ें एकजुट हो जाती हैं, यानी कि संगठित हो जाती हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षीकरण संगठन या फिर प्रेग्नोस के नाम से जाना जाता है। ये पर्टिकुलर ना किसी बेसिस पर काम करते हैं, कुछ रूल्स पर काम करते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनको ध्यान में रखकर ही परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन करवाई जाती है, यानी कि होती है, कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें मेनली कौन कौन से तत्व होते हैं, सबसे पहला होता है उत्तम निरंतरता। सही है, गुड कंटिन्यूएशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उद्दीपकों का जो है लगातार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उद्दीपकों की चीज़ों में मान लो, अगर उद्दीपक हैं, स्टिमुलस है किसी कार्य के प्रति, अगर मैं आपको बोल रही हूँ सिंपली, सही है, जैसे सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे गुड कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है कि उद्दीपकों के तत्वों या फिर हिस्सों में निरंतरता होनी चाहिए। और इसी निरंतरता की वजह से, इसी कंटिन्यूएशन की वजह से क्या होता है कि जितने भी हमारे अवयव होते हैं या तत्व होते हैं वो संगठित हो जाते हैं। सही है, एक उद्दीपक के रूप में काम करने लगते हैं। अतः वातावरण में अनेकों उद्दीपक निरंतरता के रूप में क्या होने लगते हैं, काम करने लगते हैं, समृद्ध होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तम निरंतरता के नाम से जानते हैं। देखो, अगर आप चाहते हो, परसेप्शन एक्चुअली बनता कैसे है ना, आपको ये पता होना चाहिए। परसेप्शन बनता है आपके अनुभवों से। सही है, जिसके प्रति आपको, मान लो किसी चीज़ के प्रति आपको कोई भी स्टिमुलस मिल रहा है या फिर कोई भी आपको जो है पर्टिकुलर तत्व हैं, कोई उद्दीपक प्रोवाइड किया जा रहा है। देखो, बार बार ना वर्ड ऐसे हैं हिंदी में, उद्दीपक। सही है, सुनते हैं तो पता नहीं, ऐसा लगता है नहीं क्या है। तो इतना आप समझ के चलो कि अगर हमें कोई क्रिया करनी है ना, तो उस एक्टिविटी को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ना एक हिंट, एक डायरेक्शन मिलती है। सही है, जो हमें डायरेक्ट करवाता है कि हम कौन सी क्रिया, कौन सी रिस्पॉन्स को शो करेंगे। उन्हीं चीज़ों को उद्दीपक के नाम से जाना जाता है। और हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे लिए स्टिमुलस के रूप में काम करती हैं, यानी कि उद्दीपक के रूप में काम करती हैं। जब वो प्रोवाइड होती हैं तो उसी के प्रति हम अपनी क्रियाएं करने लगते हैं और मेमोराइज करने लगते हैं चीज़ों को, तभी हमारा परसेप्शन बनता है। क्योंकि हमारे सारे सेंस ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग काम करते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंक्लूजन का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है एज अ पॉइंट, एक छोटे छोटे हिंट मिल रहे हैं आपको, एक छोटे छोटे स्टिमुलस मिल रहे हैं, ऐसा होल स्टिमुलस आपको प्रोवाइड किया जाता है। कह रहे हैं इस संगठित पूर्ण के अंतर्गत आंशिक पूर्णाकृति का समावेश हो जाता है। आंशिक पूर्णाकृति स्वतंत्र नहीं रहती, बहुत अधिक ध्यान देने से ही आंशिक पूर्णाकृति का प्रत्यक्षीकरण संभव हो पाता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका पार्शियल होल होगा, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। इंक्लूजन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर ही है, कोई ना कोई चीज़ों के प्रति, किसी भी उद्दीपक के प्रति हम परसेप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सही है, टर्मिनेशन हो सकता है। अब मान लो जिस स्टिमुलस के प्रति आपने रिस्पॉन्स शो कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है ना आप बार बार एक ही चीज़ पर बार बार रिस्पॉन्स शो करते रहोगे, उस स्टिमुलस को अपनी लाइफ से हटाओगे भी। वो जो क्रिया आपने कंप्लीट कर दी है, तो कंप्लीट करने का रिपीट थोड़ी ना करोगे। अगर आपसे नहीं कहा जा रहा रिपीटेशन के लिए, तो उसका थोड़ी ना कि आप रिपीट ही करते रहोगे, तो वो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगी ज़रूर, मतलब टर्मिनेट होगी। सही है, सिमेट्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत जल्दी जो हमारे उद्दीपक के प्रति जो हमारे तत्व होते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं ना, वो संगठित हो जाते हैं, हमारी क्रियाएं संगठित हो जाती हैं, परसेप्शन ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो ये बहुत जल्दी में होता है। इतनी ज़्यादा जल्दी में होने के बावजूद भी हमें ये देखना पड़ता है और ये निश्चित करना पड़ेगा कि वो चीज़ें कैसी रहती हैं, हमेशा सिमेट्रिकल रहें। ऐसा ना हो कि कोई जो है उद्दीपक है वो कभी उपस्थित हो रहा है, बिना उपस्थिति के भी रिस्पांस चल रहा है, तो बिना उपस्थिति के तो रिस्पांस चल ही नहीं सकता ना। पर्टिकुलर आपको स्टिमुलस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा बार बार। और वो स्टिमुलस कैसा होना चाहिए, अगले पॉइंट में ये लिखा है, सिमिलैरिटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समानता का होना ज़्यादा जरूरी है। कह रहे हैं उद्दीपक जो एक दूसरे के संपन्न होते हैं वे प्रत्यक्ष रूप से संगठित हो जाते हैं। ये समानता किसी भी डायरेक्शन, किसी भी डायमेंशन में हो सकती है। सही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रंग, चमक आदि कुछ भी हो सकता है। सारे के सारे क्या है, सिमिलर हैं। अगर मैं बात करूँ रंग की, तो चाहे कोई गोरा है या काला है, लेकिन आ तो एक ही चीज़ रही है ना। सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, केवल रंग की बात कर रहे हैं। सही है, चमक की बात कर रहे हैं तो केवल चमक की बात कर रहे हैं, ठोस चीज़ों की बात कर रहे हैं तो केवल ठोस चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो सिमिलरिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। प्रॉक्सिमिलिटी यानी कि समीपता। इस नियम के अनुसार उद्दीपक के वे अवयव जो एक दूसरे के समीप होते हैं तथा समीपता के कारण उपसमूहों में संगठित हो जाते हैं। इसका ऐसा मान लो कि जो लोग जितना ज़्यादा क्लोज बैठेगा, सही है, वो उससे उतना ज़्यादा ही रिलेशन में होता है, यानी कि उससे ज़्यादा उतना ही क्लोज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी
डाइट की क्लास की बात करूँ, आप जितने बच्चे आपस में बैठते होगे तो पर्टिकुलर अगर कोई इंसान किसी के साथ रोज़ाना बैठ रहा है तो कॉमन सेंस की बात है कि दिमागी तौर पर या बाकी सारी चीज़ों के तौर पर ही वो इंसान उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होगा, उसका ज़्यादा समीप होगा, ऐसा मान सकते हैं हम। तो ये जो है 6 या 7-8 पॉइंट हैं आपके, इसमें से 10 लॉ दे रखे हैं, आप 10 में से कोई भी 6 या 8 जो है 10 याद कर लेना। जैसे अगला जो है आपका वो पूर्ति है, क्लोजर के ऊपर दे रखा है, फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि प्रत्यक्षीकरण संगठन में क्या होगा, इसका जो नियम होगा वो तो यही होगा ना कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को भी आप यूज़ कर रहे हो, अपने पुराने अनुभवों को भी आप यूज़ कर रहे हो। फिर होता है सरलता, यानी कि सिंप्लिसिटी होती है इसमें, और बहुत सारे अदर लॉज भी हो सकते हैं। कोई किसी जो है प्रकृति पर चल सकता है, सही है, फैमिलियरिटी पर चल सकता है, मोटिवनेस पे चल सकता है, अभिरुचियों पे चल सकता है, रुचियों पे चल सकता है। हम अदर लॉज में सारी की सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये 10 लॉ बता रखे हैं। मेनली अगर देखा जाए तो 9 है, क्योंकि 10वें पार्ट में तो कोई सा भी लॉ हम ले सकते हैं। तो 9 लॉ हैं, 9 में से आप कोई से भी 7 या 6 आप याद कर लें, क्योंकि पूछ सकते हैं कभी कभी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि डिस्क्राइब द अप्रोच और थ्योरी एज सजेस्टेड बाय गेस्टाल्ट साइकोलॉजी डिटरमाइन और परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि जो होल एलिमेंट होते हैं, डिस्क्रीट एलिमेंट होते हैं जिनको हम संगठित कर रहे हैं, वो संगठन किस बेसिस के ऊपर होता है, किन लॉज के ऊपर होता है। उसमें से सबसे पहला जो लॉ होता है वो होता है आपका निकटता का नियम, यानी कि जो उद्दीपक या जो तत्व आपस में समीप रहेंगे उनका रिलेशनशिप, उनका संबंध एक दूसरे से बहुत ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कह रहे हैं जो वस्तुएं किसी स्थान या समय में एक दूसरे के निकट होती हैं वे एक दूसरे से ज़्यादा संबंधित होती हैं, सही है, और एक ही समूह में दिखाई देती हैं, जैसे कि नीचे की तरफ दिखाया जा रहा है। देखो ये दोनों चीज़ें आपकी निकट हैं तो एक जैसी नज़र आ रही हैं, देखो इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा है तो आप देखो इसका ग्रुप अलग बन रहा है, इसका ग्रुप अलग बन रहा है, इसका ग्रुप अलग बन रहा है। इसी को हम जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यानी कि निकटता का नियम जानते हैं। अगले नियम के बारे में बात करेंगे, क्या होता है जी, देखो नेक्स्ट जो नियम है आपका बेटा वो है समानता का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। तो जो चीज़ें देखने भर में एक जैसी होंगी वो एक दूसरे से संबंधित होगी, सही है। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले राउंड राउंड है, फिर उसके बाद जो है रेक्टेंगल स्क्वायर फॉर्म में, फिर राउंड है, फिर स्क्वायर है, फिर राउंड है, फिर स्क्वायर है, फिर राउंड है, फिर स्क्वायर है। तो ये जो राउंड वाले इनको हम एक समूह मानेंगे, सही है, स्क्वायर वालों को एक समूह मानेंगे। तो जो चीज़ देखने में सिमिलर है वो चीज़ें आपस में संबंध रखती हैं और उनको एक दूसरे के समान माना जाता है। नेक्स्ट होता है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि कंटिन्यूटी। तो इस सिद्धांत का मतलब क्या होता है, देखो सिंपली क्या होता है कि जो हम कोई भी चीज़ को अगर परसीव करते हैं तो हमारी लाइफ टाइम में निरंतर रहती है, कंटिन्यूस रहती है, ऐसा नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगी, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी और सी डी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिख रही हैं, तो तुलना में 4 बिंदु हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 4 क्षेत्र नजर आ रहे हैं, ए बी सी और डी। तो ये थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी कहलाई जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी जो है सतत प्रतिरूप यानी कि कंटिन्यूस पैटर्न अगर हमें दिखेगा तो उनका प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है, सही है। तो इसी को हम जो है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है लघुता का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ स्मॉलनेस। इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं इस सिद्धांत के अनुसार लघु पृष्ठभूमि यानी कि लार्जर बैकग्राउंड की तुलना में एक आकृति के रूप में दिखाई देने वाली चीज़ें जो हैं रंगीन आकृतियों को सफ़ेद की तुलना में आसानी से देख सकते हैं। अगर हम सिंपली बात करें यहाँ पर तो जो होल पूरा का पूरा डायग्राम है वो क्या है बेटा, आपका सर्कुलर है, लेकिन इस सर्कुलर में जो कलर्ड वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा विजिबल रहेंगी, सही है। तो जो चीज़ रंगीन होती है, जो रंगीन आकृतियाँ होती हैं वो सफ़ेद के कंपैरिजन में, या फिर चाहे बैकग्राउंड कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन विजिबल कौन सा होगा, जो डार्क होगा, जो अपने आप को डोमिनेट कर रहा होगा। इसी को लघुता का सिद्धांत बोलते हैं, स्मॉलनेस का सिद्धांत जानते हैं। कहने को ये एज अ होल बहुत छोटा है बट विजिबल यही हो रहा है, इसके पीछे के बैकग्राउंड पर इतना ध्यान हमारा नहीं जा रहा है, ये सिद्धांत होता है। नेक्स्ट होता है आपका सममिति का सिद्धांत, यानी कि सिमेट्री। सिमेट्री तो आप जानते ही हो, सिमेट्रिकल जो है चीज़ें क्यों होती हैं, तुलना करने के लिए, कौन सी चीज़ जो है एक दूसरे का बिल्कुल इक्वल हाफ होगा कि अगर मैं बीच में से काट दूँ, सही है। अगर देखो जैसे यहाँ पर दिखा रखा है तो ये थ्योरी ऑफ सिमेट्री है, कह रहे हैं इस पृष्ठभूमि की तुलना में जो है सममित क्षेत्र जो है आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक जैसी चीज़ें नजर आएंगी, कह रहे हैं इस चित्र में रंगीन क्षेत्र एक आकृति के रूप में दिखाई दे रहा है ना। और वहीं पर अगर हम देखें तो दूसरा वाला क्या है, असम्मिति है, ये वाला सम्मिति है। यहाँ से काट दोगे आप तो उल्टा हो जाएगा, ये सही है, बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं काटूँ तो इक्वल वे में कट जाएगा, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, बट ये वाला ओवरलैप नहीं करेगा। तो ऐसी चीज़ होती हैं। अवंशितता का सिद्धांत होता है, यानी कि सराउंडनेस का। इस सिद्धांत के अनुसार एक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से घिरा होता है। कॉमन सेंस की बात है, आप एग्जाम्पल ले लो एजुकेशन सिस्टम में, जब भी आप कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वो एक सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट से लिंक होता है ना, तो तभी तो आपका परसेप्शन आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, दूसरे से लिंक करती हुई नजर आती हैं, यानी कि घिरी हुई होती हैं कहीं ना कहीं। पूर्ति का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ क्लोजर, कह रहे हैं उद्दीपन में लुप्त अंश का अगर हम बात करें अंश को हम भर लेते हैं तथा उसका भी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है अलग अलग भागों में, अलग अलग भागों के रूप में नहीं बल्कि समग्र आकृति के रूप में होता है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पर ना पॉइंट्स अलग अलग है ना,
अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी होल एज अ होल देखूँगी तो मैं एक ट्रायंगल की तरह ही इसको जो है कंपेयर करूँगी और एक ट्रायंगल के रूप में ही मुझे ये चीज़ नज़र आएगी अलग अलग होते हुए, जबकि इसके पॉइंट्स और इसके पार्ट्स क्या हैं, अलग अलग है। इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्ति के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो बेटा ये आपके 7 सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत आपको एज इट इज़ पढ़ना है। इसके बाद जो है आपको पढ़ना है नेचर ऑफ थिंकिंग, चिंतन की प्रकृति कैसी होती है और कितने प्रकार की थिंकिंग हो सकती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट होती है, यानी कि अपसारी और अभिसारी होती है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ थिंकिंग वगैरह भी कंप्लीट करना है। अब अगर हम सिंपली बात करें थिंकिंग के बारे में, यानी कि चिंतन के बारे में, तो दिमाग में क्या आता है, सोच किस चीज़ से रहा है, दिमाग से सोच रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं करेंगे, सही है। और ज़्यादातर जो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होता है वो कौन से बच्चों में डेवलप होता है, जब वो 6 साल से एज से ज़्यादा के होते हैं। इवन आपकी एज में ले लो, आपकी एज में आपका थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी अच्छा होगा, सही है। आप ज़्यादा चीज़ों को जो है चिंतित रहोगे आप कहीं ना कहीं, और ये जो चिंता है या तो छुपाते हुए नजर आओगे या अपने चेहरे पर जो है नज़र आती हुई नजर आएगी। इवन आप जितना मर्जी छुपा लो, आपके चेहरे पर नज़र आता है कि ऑलरेडी आप किसी चीज़ को पर्टिकुलरली क्या कर रहे हो, थिंक कर रहे हो, यानी कि सोच रहे हो। तो बेटा मेनली अगर हम बात करें यहाँ पर चिंतन के बारे में, तो क्या होगा, देखो चिंतन वे व्यवहार होता है जो प्राय आंतरिक और छिपा हुआ होता है ना, जिसमें आमतौर पर जो है ना शारीरिक संरचना नज़र नहीं आती। ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि शारीरिक रूप से हमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मस्तिष्क में हमारे कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ भी लेंगे लेकिन फिर भी एक टेंशन सी रहती है, भाई पता नहीं एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, भाई हम लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे तो भी चिंता ही करते रहे होते हैं कि हम पास हो जाएंगे, हम कितना लिख कर आए, भाई कितने मार्क्स आ सकते हैं, 80 आ सकते हैं, 75 आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये चिंता का कार्य होता है ना, जो चिंतन होती है, जो थिंकिंग होती है, वो कहीं ना कहीं हमारी चलती रहती है। इवन हम सो भी जाते हैं ना तो भी हमारा मस्तिष्क वर्क करता है, तो भी हमारे ब्रेन का जो वर्किंग प्रोसेस रहता है वो कंटिन्यूटी में रहता ही रहता है। तो वास्तव में चिंता किसी कार्य की का ही एक रूप है और इसे कार्य में अधिक स्पष्ट रूपों से संपन्न किया जा सकता है ना। भारी घटनाओं की वजह से भी कभी कभी हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर चिंतन हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि हम जो है, अगर हम बात करें खासतौर से अडल्ट की बात करें, 18 साल से एज के ऊपर के लोगों के बारे में बात करें, तो उन्हें चिंतन ज़्यादा रहता है, भाई उनका थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा रहता है, सही है। चाइल्डहुड में से भी जो है चिंतन आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, यानी कि आक्रमबद्ध होता है। आक्रमबद्ध का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से ये जो घटनाएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं ना, वो बच्चा कहीं से भी किसी भी चीज़ को जोड़ सकता है ना, कैसी भी चिंतन कर सकता है। लेकिन जो जैसे अडल्ट लोग हो जाते हैं, सही है, तो वो सिमेट्रिकल होता है। उनकी जो चिंता का भाव होता है, उनकी जो चीज़ें होती हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे से लिंक करती हुई होती हैं। मतलब वो जो है स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलरली सोचते हैं। लेकिन बच्चा कोई स्टेप लेकर नहीं सोचता, बच्चा किसी भी चीज़ में कैसे भी सोच सकता है। भाई वो क्रिएटिवनेस पे भी सोच सकता है, वो अपनी हॉबी पे भी सोच सकता है, हो सकता है वो खेल के बारे में सोच रहा हो, ज़रूरी नहीं है एकेडमिक प्रॉब्लम ही होगी, या वो अपने विकास को लेकर, अपने डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ को लेकर ही किसी न किसी तरीके से परेशान है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, सही है। नेक्स्ट है आपका चिंतन पूर्व घटनाएं, दूर दराज के स्थानों, लोगों, वस्तुओं के साधारण वर्णन से, सही है, काल्पनिक घटनाओं से भी हो सकती है। कभी कभी हम कोई मूवी या फिर किसी का ऐसा थॉट सुनकर आ जाते हैं, इवन किसी की कंडीशन को ऐसा देख के आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं घर पे अगर हम उन चीज़ों के बारे में जो है चिंतन करते रहते हैं। तो चिंतन दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल थिंकिंग होती है, एक होती है आपकी काल्पनिक, सही है। तो जो चिंतन होता है, मेनली जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो कि आपका इमेजिनेशन वाला नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, तो उस केस में क्या है, किस चीज़ों पर सोचोगे आप प्रेजेंट में, जितनी चीज़ों को देख रहे हो, जिन मुद्दों को देख रहे हो, जिन बातों को देख रहे हो, जिन चीज़ों को नोटिस कर रहे हो, उसी के बारे में वैसे बातें सोचते रहोगे। तो पूर्व घटनाओं पर हो सकता है, भाई स्थानों पर हो सकता है, किसी व्यक्ति पर हो सकता है, किसी कंसेप्ट पर हो सकता है, किसी बुक पर हो सकता है, अपने फ्यूचर के ऊपर लेके सोच सकते हो, अपने ग्रोथ पर सोच सकते हो, अपने जो है अगर हम बात करें डेवलपमेंट के ऊपर चिंतन कर सकते हो। लेकिन जो काल्पनिक चीज़ें होती हैं वो कथा रहित नहीं होती, भाई ऐसा नहीं है कहीं पर पर्टिकुलरली लिखा हुआ है। वो चीज़ें आपकी ना किसी भी चीज़ को लेकर आ सकती है। मान लो कोई घटना आपको सुना रहा है, तो हम इमेजिन करने लग जाएंगे कि अगर हम उस जगह पर होते जी हम कैसे कर लेते, तो हम वहाँ पर भी जो है ना हमारा थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, भाई ये इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी को जी रहा होगा। अब किसी अगर भिखारी को देख लें, फ़कीर को देख लें, तो मन में आता है ना भाई इनकी लाइफ कैसी होगी, तो हम उनको उनकी जगह पर अपने आप को रख के सोचने लग जाते हैं। तो वो क्या है, हमारी काल्पनिक चीज़ें होती हैं, मतलब जो घटित नहीं होंगी लेकिन सोचेंगे ज़रूर हम उनके बारे में। एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होगा, लेकिन उनके बारे में वो सोचना और थॉट प्रोसेस जो है अपना स्टार्ट कर देते हैं। ये काल्पनिक चिंतन कहलाया जाता है, सही। तो अलग अलग जो है आपके जो पेडागोलॉजिस्ट हैं या जो अलग अलग आपके जो है जिन्होंने विकास के ऊपर काम करा है, या फिर जो है बच्चों की प्रक्रियाओं को, उनकी चीज़ों पर अध्ययन करा है, तो उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन भी दी है कि थिंकिंग की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे अगर हम मेनली बात करें तो गिलमर ने चिंता को समस्या समाधान की प्रक्रिया में परिभाषित किया है, सही है। समस्या समाधान यानी कि ऑब्वियस बात है, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर सोचे जा रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तो किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पर आकर ही रुकोगे। रिजल्ट ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर रिजल्ट पर ही नहीं आते हैं, अपना कुछ ना कुछ परसेप्शन जरूर
बनाओगे, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करोगे, सोचोगे, बहुत सोच समझ के किसी चीज़ का डिसीजन लिया जाता है। ऐसा मानते हैं ना कि गुस्सा आने का भी डिसीजन मत लो, एकदम से किसी चीज़ का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, काफ़ी उसके बारे में सोचना चाहिए। तो काफ़ी सोच समझ कर अगर हम उसका डिसीजन ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अगर वो डिसीजन ले पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सही होगा, क्योंकि हमने उसमें हर तरीके से ना उसको टटोल लिया होगा, ऐसे ऐसे मान सकते हो आप। सही है। तो चिंतन प्रोसेस कहीं ना कहीं जो है हमारी काफ़ी चीज़ों को जो है प्रभाव डालता है। कौन कौन सी चीज़ों पे प्रभाव डालता है हमें पता होना चाहिए, कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं हैं जो कि चिंतन के अंदर छुपी हुई होती हैं। तो सबसे पहले होती है प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन, फिर होता है स्मृति, कल्पना। सही है। तो चिंतन की वजह से क्या होता है, हमारी कुछ मानसिक क्रियाएं जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। कौन कौन सी, जैसे कि परसेप्शन, स्मृति यानी कि मेमोराइजेशन, कल्पना इमेजनरी चीज़ों में रहते हैं, और संप्रत्यय निर्माण यानी कि हमारा कंसेप्ट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। सही है। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट, या फिर ऐसा बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट। सही है। अब क्या होता है, चिंतन शब्द के अर्थ और परिभाषा के उपयुक्त वर्णन से निम्नलिखित चीज़ों पर प्रकाश डालते हैं। तो हमारी कुछ मानसिक क्रियाएं की जो प्रकृति होती है ना उस तरीके से आती है। जैसे चिंतन क्या हो सकता है, आंतरिक और छिपा हुआ व्यवहार है ना। चिंतन मस्तिष्क या शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समझ शरीर से रिलेट करता है। सही है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा लोग सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में जा जाके एक जिंदा लाश बन जाते हैं, सबने सुना होगा। सही है। तो वो भी क्या है, हमारे शारीरिक क्रियाओं पर भी क्या होता है, उनका प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं। सही है जी। तो केवल सिर तक ही सीमित नहीं होता, हमारे शरीर में भी चीज़ों का होता है। चिंतन क्रियाएं जो हैं मस्तिष्क में एक प्राथमिक क्रिया होती है। सबसे पहले हम चीज़ों को इवन समझने से पहले ना उनके बारे में सोचते हैं, तब जाकर उनके कंसेप्ट से रिलेटेड हमारा जो माइंड होता है वो क्लियर होना शुरू होता है। कहने वयस्कों के चिंतन में भाषा प्रयुक्त होती है, अर्थात चिंतन भाषा के और संकेतात्मक रूप भी होता है। भाषा विचारों के स्वरूप को प्रदान करता है ना। जो थॉट प्रोसेसिंग है वो भी किसकी वजह से आता है, बिकॉज ऑफ थिंकिंग। सही है। अगर आप किसी चीज़ पर सोचोगे नहीं तो आपके थॉट्स प्रोसेस भी क्या है, डेवलप नहीं होंगे। चिंतन प्रभावशाली विश्लेषण होता है ना, कठिन होता है। अगर हम बात करें, चिंतन हमारी सभी जागृत क्षणों और सोए हुए समय में भी होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है जी, ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, चाहे हम जाग रहे हों या हम सो रहे हों, तो सोने के बाद भी हमारे ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में हम सोचते रहते हैं, क्रियाओं के बारे में चिंतन करते रहते हैं। और आप खुद सोचिए कि आज तक आपका जो एक परसेप्शन बना हुआ है ना, जो आप दूसरे के ऊपर अपने पर्टिकुलर कोई सोच दे देते हो, किसी चीज़ पर आप एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर देते हो, रिस्पॉन्स दे सकते हो। इवन आपकी एक अपनी खुद की सोच भी है ना, एक पहचान, एक आइडेंटिटी है, वो किस वजह से बनी है, बिकॉज ऑफ कंसेप्ट ना। क्योंकि कंसेप्ट आपको क्लियर है, समाज में किस तरीके से रहना है आप जानते हो, घर में किस तरीके से रहना है आप जानते हो, आपकी आइडेंटिटी कैसे होनी चाहिए आप जानते हो, पहचान को किस तरीके से बनाना है वो भी आपको पता है, समाज में आप एक अच्छे जो है नागरिक की तरह कैसे रहोगे वो भी आप जानते हो। कैसे जानते हो, बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन ना, बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग। सही है। आपने जितनी भी चीज़ों को सोचा है, सोचने के बाद ही तो एक रिजल्ट निकाला है ना कि हाँ, आप अपनी ज़िंदगी में आप किन चीज़ों को चाहते हो, आप कैसा बनना चाहते हो, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके एम्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब डिसाइड करने वाला है कि एक्चुअल में थिंकिंग है। क्योंकि बिना थिंकिंग के ना तो आप किसी चीज़ की नॉलेज को गेन कर पाओगे, ना ही आपका किसी चीज़ पर पर्टिकुलरली कोई कंसेप्ट को आप समझ पाओगे, ना आप जो है अपने कंसेप्ट भी नहीं बना पाओगे। इवन जो भाषा का विकास या फिर जितना भी विकास होता है कहीं ना कहीं वो चिंतन से रिलेटेड होता है। एक छोटा सा बच्चा भी है ना, 4 साल का, तो थिंकिंग प्रोसेस बेटा उसके अंदर भी होगा। हो सकता है कि वो किसी और चीज़ को लेकर सोच रहा हो, भाई हमारे जैसी चीज़ को तो नहीं सोच सकता। 24 साल का इंसान, 20 साल का इंसान जो बात को सोच रहा है, वो 1.5 साल का बच्चा थोड़ी सोचेगा। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना वो सोच ही नहीं रहा, सोचता वो भी है। थिंकिंग प्रोसेस उसके अंदर भी कहीं ना कहीं चलते हुए आते हैं, यानी कि रहते हैं। तो इसी में जो है आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, इसमें अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या होता है कि बाल्यकाल में चिंतन कैसा होता है, आक्रमण, ये मैंने आपको बताया था, अनसिमेट्रिकल होता है ना। चिंतन जो है दृष्टिकोण, एटीट्यूड को, प्रेजुडिसेस को और हमारे विश्वासों को प्रभावित करता है। सही है। वयस्क चिंतन सृजनात्मक और कलात्मक का दृश्य प्रस्तुत करती हैं। अगर हम बात करें, कोई इंसान जो है अगर एडोलेसेंस स्टेज में, मान लो मेनली अगर एडोलेसेंस स्टेज में कोई बच्चा थिंकिंग प्रोसेस को ला रहा है, तो बेसिकली वो थिंकिंग प्रोसेस उसके लिए किस चीज़ को लेकर होगा, उसको रचनात्मक और सृजनात्मक बनाएगा। यानी कि बच्चा वहाँ पर क्रिएटिव बनेगा, बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट लेवल्स को क्या करेगा, एनहांस करेगा, इंक्रीज करेगा। चिंतन का प्रारंभ किसी समस्या से ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। ये जो थिंकिंग प्रोसेस होती है ना, यही आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाती है। सही है। मोटिवेटेड बनाती है, मोटिव ओरिएंटेड बनाती है। मोटिव ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि आप जो चाहते हो ना गोल्स को अचीव करना, वो इस थिंकिंग प्रोसेस की वजह से ही आप कंप्लीट कर पाते हो। सही है। चिंतन और कल्पना दोनों चीज़ें जो है अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग। 2 तरीके की थिंकिंग होती है, एक होती है डाइवर्जेंट, एक होती है कन्वर्जेंट। सही है। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी चिंतन, बहुत सारी समस्याओं का सोच के अगर हम बात करें, वह चिंतन होता है जिसमें आवश्यकता समस्या समाधान में पड़ती है और जिस समस्या का केवल एक ही सही उत्तर हो सकता है। सही है। मतलब जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का केवल एक ही चीज़ होगी, मतलब आप जितना मर्जी सोच लो लेकिन एक ही पॉइंट पर आकर रुक जाओगे, ऐसी चीज़ कहलाई जाती है आपकी कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब है अलग अलग चीज़ें होंगी लेकिन आकर एक ही पॉइंट पर आकर रुक जाएंगी, बहुत सारी समस्या लेकिन समाधान एक ही है। तो ऐसी थिंकिंग को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग बेटा ये अपसारी चिंतन होता है। ये ना ऐसे बच्चों में मिलेगा जो कि क्रिएटिव होते हैं,
सही है, जो सृजनात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, जिनको कहीं ना कहीं जो है ना कि जो है इंटरेस्ट होता ही रहता है कि हम कुछ ना कुछ नया करें, कुछ नया मेथड ढूंढें, जो मतलब अगर हम बात करें रिसर्चर हो सकते हैं, डेवलपर हो सकते हैं, डिस्कवरर हो सकते हैं, सही है। तो ऐसे बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग मिलती है। इसका मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ को 10 तरीके से अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, नए नए विचारों को ऐड कर सकते हैं, इसमें पुराने विचार ही चलते हैं, सही है। इसमें जो है पुराने विचार चलेंगे, इसमें नए विचार आएंगे बच्चे के अंदर। यहाँ पर जो बच्चा है वो केवल सारी समस्याओं के लिए एक ही समाधान को ढूंढने की कोशिश करेगा, यहाँ पर एक समस्या के लिए 10 चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करेगा, फ्लेक्सिबल होती है, सही है। इसमें मौलिक विचार, नए विचार, नवीन विचार, सही है। ओरिजिनलिटी होती है, पहली बात तो इसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं होती, इसके अंदर ओरिजिनलिटी होती है, बच्चे के खुद के अपने विचार होते हैं। अब मैं बोलूँ 10 बच्चों से किसी रजिस्टर को सजा के दो, या फिर जो है मुझे घड़ा सजा कर दो, सही है, या वेस्ट मटेरियल से कुछ बना कर दो, तो हर इंसान जो है अलग तरीके से बना के देगा, वैसे एक जैसा बना के नहीं देगा। अगर वो 10 के 10 बच्चे एक जैसा बना रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर कौन सी थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, सही है। एक ही जैसी चीज़ों को बनाए जा रहे हैं। और वहीं पर अगर बात करूँ मैं 10 बच्चों से अगर बोलूँगी तो 10 की सोच अलग है, 10 अलग तरीके से सोचेंगे, तो उस केस में मुझे थिंकिंग मिलेगी डाइवर्जेंट मिलेगी, सही है। आपको अगर मैं कोई पर्टिकुलर काम, सेम काम रिपीट करूँ 10 बार, 20 बार, तो अगर मैं देखना चाहती हूँ ना आप क्रिएटिव हो या नहीं है, तो इसी तरीके से देख लूँगी कि जो कार्य मैं आपको दे रही हूँ, क्या आप हर बार उस कार्य को अलग तरीके से कर रहे हो या सेम तरीके से कर रहे हो। अलग तरीके से कर रहे हो तो सिंपल सी बात है कि आप में किस चीज़ का जो है विकास हो रहा है, आपके अंदर कहीं ना कहीं जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग का विकास हो रहा है, और ये क्रिएटिव बच्चों में देखने के लिए मिलता है, स्पेशल चाइल्ड में देखने को मिलेगा, जो ज़्यादा हद तक चीज़ें करेंगे उनमें देखने को मिलेगा। संप्रति निर्माण का मतलब होता है बेटा कंसेप्ट, यानी कि कंसेप्ट फॉर्म होना किसी चीज़ को लेकर। तो ये किस वजह से फॉर्म होता है, जब हमारे अंदर किसी न किसी चीज़ का ज्ञान होता है। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन पे क्वेश्चन बेटा कभी कभी पूछ लेते हैं, बट हाँ ये थिंकिंग वाला जो प्रोसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, सही है। तो अगर हम बात करें किसी भी कंसेप्ट्स के ऊपर बात करें, सही है, तो उपरोक्त तत्व होते हैं समझने के लिए, नेम होता है, एग्जाम्पल होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, सही है, वैल्यूज़ होते हैं और रूल होते हैं। किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए इन 5 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ाना चाहती हूँ कि बच्चों को ट्रायंगल पढ़ाना चाहती हूँ, तो बच्चों के ऊपर जो है ट्रायंगल का कंसेप्ट लाना चाहूँगी तो कैसे लाना चाहूँगी, उनको नेम बताऊँगी, एग्जाम्पल्स बताऊँगी, एट्रीब्यूट्स बताऊँगी, रूल्स बताऊँगी, ये सारी चीज़ें उनको बताऊँगी, तब जाकर वो समझेंगे। कंसेप्ट्स के भी टाइप होते हैं, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, बस हमें ये इतना ही पढ़ना है इस वाले में। आज इतनी क्लास में कंप्लीट करेंगे, इससे अलावा जो है हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं आपसे बेटा। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो किसी भी तरीके से, सही है। और वीडियोज़ को बेटा रेगुलरली देखा करो।